वैसा गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लॉर फैमिली। तो कैसी है मेरी आर्मी, सुबह उठने वाले मेरे शेरों, मेरे चीतों, मेरे चीतियों, क्या क्या बोलूं। कल तो आप लोगों ने आग लगा दी, कल फिर से उठ गए कई सारे बच्चे। देखिए अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से सही तरीके से दिन की स्टार्ट करते हैं, वो नहीं कहते जल्दी से दिन की स्टार्ट करते हैं। आर्मी का मतलब ही क्या होता है? आर्मी का मतलब होता है कि जो काम करना जो लोगों को ऐसा लगे कि नहीं हो पाएगा यार, वो करना। इसीलिए मॉर्निंग में उठने वालों को मैंने आर्मी जवान बोला है, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिकली इसीलिए बोला गया ताकि आप लोग अच्छे से शानदार तरीके से अपने अंदर जोश रखो। और एक बार दिन की शुरुआत अच्छी हो गई ना यार, पूरा दिन अच्छा जाने वाला है आप लोगों का। पर लेकिन जब थोड़ा सा मान लीजिए आप लोगों ने सोचा कि यार 4 बजे उठना है, आप लोग उठे 6 या 7 बजे, तो अंदर से स्टार्टिंग से ही नेगेटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। पर लेकिन अगर आप लोग टाइम पर उठ गए, टाइम से 5-7 मिनट पहले उठ गए, तो आप लोग के अंदर एक अलग ही जुनून देखने को मिलेगा। अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस आता रहता है, एक अलग ही तरीका कि हाँ यार आज तो कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग ना फिर कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ते रहते हैं। तो काफी अच्छा लगा देखकर मॉर्निंग, मैंने कहा आज तो जोश में है, पता नहीं किस तरीके से कहां से बहुत सारे बच्चे उड़ गए। मैंने कहा आज तो इसी तरीके से लगे रहो यार। अब तो वैसे ही मौसम अच्छा हो गया, तो अच्छे से अपने दिन की स्टार्ट करो। जिसको उठना है मॉर्निंग में वो जरूर उठिए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर उसके बाद में एक बार आदत बन गई तो ताउम्र ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है। याद रखना शुरुआत में हमेशा जीरो से ही करनी पड़ती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हर एक इंसान ने अपनी शुरुआत हमेशा जीरो से ही की है। कोई बड़ा खिलाड़ी ले लो या कोई किसी और ऐसी महान पर्सनैलिटी का नाम ले लो, स्टार्टिंग में सारे साधारण इंसान थे, पर लेकिन उनकी मेहनत, लगन और जो जुनून है वो उनको चैंपियन बनाकर चली गई। तो अगर आप लोग भी लाइफ में चैंपियन बनना चाहते हैं तो आप लोगों को भी उसी लेवल पर जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, आप लोग नहीं करोगे तो कोई और करेगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप लोग नहीं दौड़ोगे तो कोई और दौड़कर आगे निकल जाएगा। तो अगर आप लोग रियलिटी में अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, अपने आप को एज ए चैंपियन की तरीके से आप लोग देखते हैं, तो उसके लेवल की मेहनत भी आप लोगों को करनी पड़ेगी। चैंपियन बोले ही उसको जाता है जो कि सबसे हटकर सबसे ऊपर अपनी पोजीशन मेंटेन रखे। एक बार तीर मार देने से काम नहीं चलेगा, हर बार आप लोगों को तीर निशाने पर मारना पड़ेगा। और वो तब होगा जब एक शानदार तरीके की प्रैक्टिस होगी आप लोगों को, और उस प्रैक्टिस में आप लोगों का मन लगेगा। क्योंकि हमेशा काम वही करना चाहिए जिसमें मन लगे। अगर मन लगने वाला काम करना स्टार्ट कर दिया ना, तो जिंदगी ना ऐसी बन जाएगी कि आप लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी। आप लोग उस काम को करोगे जो आप लोगों को करने में एंजॉय आता है। आप लोग लाइफ को एंजॉय करना एक बार स्टार्ट कर दोगे तो जिंदगी आप लोगों की ऐसे कटेगी कि आप लोगों को लगे यार ये इतनी जल्दी इतनी बड़ी उम्र हो गई, पता ही नहीं चला। तो ये वाला अगर जिस दिन आप लोगों का जोन आ गया तो समझना कि जिंदगी सही डायरेक्शन में चल रही है। काफी कुछ शानदार डिस्कस करते हैं इन 2 वीडियो के अंदर। डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है। पूरा करंट अफेयर आप लोगों के मुट्ठी में होगा अगर ये 2 वीडियो आप लोग देखकर चलते हैं। हर एक लेवल पर आप लोगों को ये फायदा पहुंचाने वाली है। कई सारे रिजल्ट आ रहे हैं तो आप लोगों के मेल पढ़ रहा हूं, बहुत सारे के रिप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। कई सारे बच्चों के मेल आए भी, कई सारे रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसके चलते ये लगता है कि हाँ सही डायरेक्शन में मेहनत जा रही है। रिजल्ट जब आता है ना तब एक सुकून सा मिलता है दिन को यार कि हाँ सही डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं। तो इसी तरीके से बस रिजल्ट देते रहो और कुछ नहीं चाहिए। यही तो एक ऐसी चीज है जो कि दिल को सुकून देती है। मैंने कहा मेहनत बस एक तरीके से कि मेहनत साकार हो गई। एक कोई बच्चा अगर जाकर बैठ रहा है किसी पोजीशन पर, तो वही एक दिल से दुआ देगा कि हाँ थोड़ा बहुत मैंने भी उसकी लाइफ में एक कंट्रीब्यूशन किया है, तो अच्छा लगता है। बाकी शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये आज की न्यूज, एक एक कर देखेंगे। इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर जब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद में फिर सारे आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है यार आप लोगों से, जो लास्ट में क्विज होता है ना लास्ट के दिन का, जैसे आज 17 तारीख है, मैं क्विज डिस्कस करूंगा 16 तारीख का, तो 16 तारीख का जो क्विज होगा उसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट किया कीजिए। क्योंकि 24 घंटे के बाद अगर आप लोग कोई चीज रिवाइज एक बार कर लेते ना, तो लंबे समय तक आप लोग के वो याद रहती है। क्योंकि ये माइंड की जो कैपेसिटी है वो इस तरीके से इनहेंस होती है। आप लोग का जो न्यूरल नेटवर्क है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होता है। जितना ज्यादा चीजों को रिवाइज करोगे उतनी लंबे समय तक आप लोग उनको याद रख पाओगे। तो कई बार तो मैं ही आप लोगों को चीजें रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद में एक आधा रिवीजन अपने आप से कर लीजिएगा। फिर क्या है, बस एग्जाम में बल्ले बल्ले करना है, फिर तो बैठ के भंगड़ा करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से काम करो, ठीक है। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है कि अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में बोला गया कि 100% के करीब जो पेमेंट है मिनिमम वेज जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को यहाँ पर वो मिलनी चाहिए। 100% फॉलो करना चाहिए कि मिनिमम वेज, जो भी मिनिमम वेज डिसाइड कर दी तो फॉलो करनी है। तो इसके लिए किसके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई है और एक पोर्टल भी बनाया गया है, तो दोनों के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है एक अनुच्छेद संविधान का एक आर्टिकल है। ये आर्टिकल ये बोलता है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और इसी के साथ में जो दूसरे मिनिस्टर हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, पर एडवाइस देता है चीफ मिनिस्टर। तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, इसका मतलब फिर वो एडवाइस देगा कि भाई साहब मेरी टीम भी है, तो मेरी क्रिकेट टीम भी आ रही है, मेरे मिनिस्टर भी, उनको भी अपॉइंट कर दो। तो फिर यहां पर गवर्नर इसकी एडवाइस पर, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर उनको अपॉइंट करेगा। कौन से आर्टिकल में ये बातें बोली गई है? चाइना किस कंट्री के साथ में मिलकर यहां पर इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन बनाने की बात कर रही है?
तो ये जो मून के सरफेस पर बनाया जाएगा, उसके ऑर्बिट में बनाया जाएगा। बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, जानेंगे इसके बारे में। इसी के साथ में नासा, जिसको आप लोग बोलते हैं यूएसए की स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी कंट्री की इसरो है, इनकी नासा हो गई, जापान की जाक्सा हो गई, बहुत सारी ऐसी डिस्कस करते रहेंगे, याद हो जाती है फिर, ठीक है। तो इसके द्वारा भी रिसेंटली यहां पर बात की गई थी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में, जिसमें चांद के ऊपर ये नेक्स्ट मैन, यानी कि मैन ऑलरेडी पहले भेज चुके हैं, नील आर्मस्ट्रांग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और एक फर्स्ट वुमेन आज तक नहीं गई यहां पर, तो वुमेन यहां पर फर्स्ट जाने वाली है। ये ईयर कौन सा है ये भी आप लोगों को बताना है, तो काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा पूरा आर्टिकल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा भी डिसाइड किया गया कि अनमैन्ड स्पेस जो क्राफ्ट नेम यहां पर इसका नाम क्या रखा गया, मून के लिए ये भी यहां पर एक मिशन भेजेंगे। आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताइए, यूएई ने अभी यहां पर मंगल ग्रह के लिए अपना मिशन की बात की थी, उसका मिशन का नाम क्या था? वीडियो के अगर बीच में बताऊंगा आप लोगों को, हालांकि आप लोगों को रिवीजन करा चुका हूं कई बार, एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन न हो। मिड डे मील स्कीम के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, आप लोग बस इतना बता दीजिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि मिलकर काम करते हैं, ठीक है। कब लॉन्च की गई थी? काफी पुरानी स्कीम है भाई साहब, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इंडिया के बारे में बात की तो हमारी कंट्री का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, यानी कि एक तरीके से जो तैरता हुआ पावर प्लांट बनाया जाएगा, सोलर पावर प्लांट की बात की जा रही है, अक्षय एनर्जी के बारे में। तो 100 ये मेगावाट का आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहां पर? ये है बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया जिसका नाम है यहां पर पीडापल्ली। तो कौन से राज्य के अंदर है यहां पर ये, और कौन बनाएगा यहां पर, कौन डेवलप करेगा? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको आप लोग एनटीपीसी के नाम से भी जानते हैं। इंडिया किस कंट्री के साथ में यहां पर ज्वाइंट लूनार, ये पोलर एक्सप्लोरेशन की बात कर रही है, ये आप लोगों को बताना है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, और कब यहां पर इसको बेसिकली छोड़ने की बात की जा रही है। तो बहुत ही प्यारा सा डिस्कशन रहने वाला है, अगर पेशेंस बनाकर रखेंगे तो इतना कुछ जानकर जाओगे कि दिल जो है ना वो गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ शॉर्ट न्यूज है, उनके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। शॉर्ट न्यूज है सबसे पहले इंडियन रेलवे के बारे में। हमारी कंट्री की रेलवे के द्वारा बोला गया कि यार देखो, जो मिनिमम वेज होती है ना, अगर मान लीजिए आप लोगों ने मिनिमम वेज का कोई क्राइटेरिया रख रखा है तो उसको फॉलो करो। यानी कि मिनिमम वेज है मान लीजिए 500 रुपए और आप लोग उसको दे रहे हैं 200 रुपए, तो ये गलत चीज है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए बात की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, काम कंप्लीट होते ही काम खत्म हो गया, तो इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया, श्रमिक कल्याण पोर्टल। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि श्रमिक कल्याण पोर्टल जो है किस पर्टिकुलर पर्पज से है, तो ये जो एप्लीकेशन देखने को मिलेगा इस पर, और ये रेलवे से रिलेटेड है, जो कि मिनिमम वेज एक्ट के थ्रू यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ई एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, तो बीच में कोई नहीं रहेगा, तो इससे अच्छी चीज रहेगी। तो ऑल पीएसयू जो अंडर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में, उनके द्वारा बोला गया कि इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, तो एक अच्छी बात है, देखते हैं कितने अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात की जा रही है, अभी आप लोगों को देखने को मिला यहां पर, ये तीर्थ सिंह रावत, ये अभी रिसेंटली उत्तराखंड है उसके नए चीफ मिनिस्टर बने। तो ये आप लोगों से कोई पूछेगा, हो सकता है कि पूछ ले जाए, पर लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर जो संविधान के आर्टिकल है, ये आप लोगों से जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को वैसे पहले पता ही था, तो अभी हम लोग जानेंगे यहां पर आर्टिकल के बारे में जानेंगे। आर्टिकल है यहां पर 163 का जो पार्ट फर्स्ट है, यहां पर यह बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर ये होनी चाहिए, जो कि चीफ मिनिस्टर को हेड करेगा, और ये क्या करेंगे? एड एंड एडवाइस देंगे गवर्नर को। देखिए, अगर बात करें सेंटर पर, तो सेंटर पर सारे काम होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर, और स्टेट पर सारे काम होते हैं गवर्नर के नाम पर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जिस तरीके से सेंटर पे प्रेसिडेंट रोल प्ले करता है, ऐसे ही यहां पर गवर्नर रोल प्ले करता है। आप लोगों को एक छोटा सा किस्सा बताऊं, हालांकि पता होगा कई सारे बच्चों को, तो जैसे 1975 के बारे में बात करेगा, 1975 से 77 तक हमारी कंट्री में इमरजेंसी रही, तो उस टाइम पर इमरजेंसी लगा दी गई, और इमरजेंसी लगाने के बाद में प्रेसिडेंट को बाद में पता चला कि इमरजेंसी लगा दी गई इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो ऐसी ऐसी कंडीशन भी आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि ढंग से इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता था, तो उसको और ढंग से क्लियर किया गया कि बिना प्रेसिडेंट की, बिना अनुमति के ऐसा काम नहीं होगा, तो प्रॉपर एड एंड एडवाइस यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 163 बोलता है। आर्टिकल 164 का जो पार्ट फर्स्ट है वो बोलता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, और गवर्नर जो है फिर अपॉइंट करेंगे जो मिनिस्टर है, पर लेकिन वो किसके बेस पर? एडवाइस देंगे यहां पर चीफ मिनिस्टर। तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग कंफ्यूजन ला सकती है एग्जाम में, ऐसी स्टेटमेंट दी गई है पहले, इसलिए बता रहा हूं। देखिए क्या होता है हमारी कंट्री में, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर या फिर अपना जो चीफ मिनिस्टर है उसको डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, नहीं, हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं? सांसद, इसी के साथ में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको एमएलए या फिर आप लोग क्या बोलते हैं? विधायक, इनको चुनते हैं। फिर ये अपना नेता चुनते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर होता है। अगर पार्लियामेंट में बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, और अगर यहां पर आप लोग बात करेंगे तो ये चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो डायरेक्ट ना तो हम प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, ना चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, हम एमएलए चुनते हैं और एमपी चुनते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत रखना।
आर्टिकल 164 जो है यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो कलेक्टिवली जो रेस्पॉन्सिबल होती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होती है। इसी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है सेंटर पर, वो कलेक्टिवली जो रेस्पॉन्सिबल होती है वो लोकसभा के लिए होती है। पर लेकिन ये कलेक्टिवली बात की जा रही है सारे। अगर इंडिविजुअली की बात करें आप लोग, इंडिविजुअली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर देखता हूं कौन कौन देते हैं। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन का है। सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कलेक्टिवली एक जगह इकट्ठा अगर रख देंगे तो रेस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। पर लेकिन इंडिविजुअल के बारे में अगर बात करेंगे कि हाँ भैया ये मिनिस्टर हो गया, ये मिनिस्टर हो गया और ये मिनिस्टर हो गया, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, देखता हूं कौन कौन आंसर देते हैं, कौन धनुधर है। और ये पॉलिटी में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने सारी चीजें बड़े जोर दे देकर। तो देखता हूं आंसर दे पाते हो या नहीं दे पाते हो, फिर कल इसका आंसर बताऊंगा। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार ऐसे, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अरे हाँ, कल से यार एक बात याद आ गई, गलती से एक गलती कर बैठा। जो मैंने आप लोगों को बताया था मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में, तो स्मृति ईरानी नहीं है वहां पर। स्मृति ईरानी जो है ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा हल्का सा। जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हैं, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा लगता है अगर कोई ऐसी गलती पकड़ते हैं और फिर उसको बताते हैं आप लोग, कम से कम गलत हो जाए तो अगले दिन वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कितने ध्यान से आप लोग लेक्चर सुनते हैं। ओके, एक और छोटी सी बात है जो मुझे अभी एक बच्चे के द्वारा कल मेल लिखा गया। उसने बोला कि मेरे एक फ्रेंड ने आपके इस चैनल के बारे में बताया और इसको बोला कि एसएलवी फैमिली से जोड़ दो। तो मैंने देखा चैनल देखने के बाद में सर मुझे काफी अच्छा लगा और मैं उसको फॉलो कर रहा हूं 3 महीने से। 3 महीने बाद उसने मुझे मेल किया। मेल करने के बाद में ये कह रहा है कि सर चैनल जो है ये और बड़ा होना चाहिए, ये चैनल इतना छोटा सा कैसे, इतने अच्छे से यहाँ पर चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो मैंने कहा कि मेरे जो बच्चे हैं ना, जो देखते हैं चैनल को, वो अपनी जो एजुकेशन है उसको अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी एजुकेशन बांटी जाए दूसरों के साथ में। देखो यार, अगर चैनल जैसा भी है वो आप लोगों की ही देन है, जिसे यहाँ तक ये आ रहा है। तो जितना आप लोग शेयर करोगे उतना ही ज्यादा ही बढ़ेगा, और जितना आप लोग शेयर नहीं करोगे, कई सारे ऐसे होते हैं सेल्फिश टाइप में काम करते हैं कि नहीं शेयर नहीं करने। शेयर करो अगर आप लोगों को लग रहा है ये चैनल नहीं, जो भी एजुकेशन के जो चैनल है इनको सपोर्ट करो, जो आप लोगों को इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों को और अच्छी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। जितना अच्छा कंपटीशन मार्केट में रहता है उतना ही अच्छा लेवल का कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। पता चला एक आधा चैनल रह गया तो फिर वो कुछ भी नहीं पढ़ाएगा, सब पेड हो जाएंगी सारी चीजें। तो इसलिए कोई अच्छा काम अगर कर रहा है उसको सपोर्ट करो, एजुकेशन के फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये अच्छी चीज है, ठीक है, तो ये आप लोगों को हर जगह अप्रिशिएट करनी चाहिए। और गलत चीजों को कभी भी अप्रिशिएट मत करो, क्योंकि ये आप लोग एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में बात करते हैं। इसके द्वारा यहां पर ये बात बोली गई है कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो बेसिकली विशाखापट्टनम है और भोपाल है मध्य प्रदेश के अंदर, तो यहां पर इनके द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को और अच्छे लेवल पर उठाने के लिए। और इनके द्वारा यहां पर ये यहां पर बेसिकली उद्यम एक्सप्रेस भी यहां पर स्टार्ट की जा रही है। तो एक तरीके से उद्यम एक्सप्रेस क्या है, यहां पर ये एक तरीके से मोबाइल वैन है। तो यहां पर ये लोगों को, जो खासकर यूथ है रूरल एरिया में, तो उनको स्कीम जो है गवर्नमेंट की, जैसे कि कई सारी स्कीम आती है, कई सारे प्रोग्राम आते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो सेंटर सिस्टम जो प्रोग्राम है, एक तरीके से अवेयरनेस का भी काम करेंगे, ठीक है, हमारी कंट्री में एक इकोसिस्टम तैयार करने का काम करेंगे। तो ये कौन काम कर रहा है, ये जो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, ये काम कर रही है यहां पर इस पर्टिकुलर चीज को अवेयरनेस फैलाने के लिए। और यूथ तक अगर कोई चीज एक बार पहुंच जाती है ना, तो फिर तो यार चेंज हो जाता है, ठीक, अगर एक बार चीजें पहुंच गई, ठीक है। जैसे मैंने कल आप लोगों से पूछा, एक बच्चे के द्वारा बड़ी प्यारी बात बोलेगी, जैसे मैंने पूछा था ना कि अरविंद केजरीवाल साहब जो है पेड़ वगैरह, वो सॉरी इतने सारे झंडे वगैरह लगा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अगर स्कूलों में भी अगर बच्चों को कुछ पैसे दे दिए जाते, या फिर स्कूलों में बच्चों को खरीद कर पेड़ दे दिए जाते, तो बच्चे पेड़ लगा देते, ठीक है। तो उससे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से ये चीजें पता चलती है। एक तो होता है कि अपना पेड़ लगा दिए, ठीक है, एक होता है कि बच्चों से पेड़ लगाओ। अगर वो बच्चे पेड़ लगा रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा पेड़ लगते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, आप लोग अपना आंसर राइटिंग कहीं कर रहे हैं ना, वहां पर एथिक्स का कोई लिखने के लिए कोई चीजें आ रही है, या फिर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो ये आंसर थोड़ा सा और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। एक तो है कि गवर्नमेंट यहां पैसा यूज कर ले, एक है कि गवर्नमेंट इस पैसे को इसके थ्रू यूटिलाइज करा ले। तो एक और नेक्स्ट स्टेप हो गया कि बच्चों के माइंड में एक स्टार्टिंग से एक नैतिक शिक्षा डाल देना कि आगे चलकर पेड़ लगाना अच्छी बात है, ब्लड डोनेट करना अच्छी बात है, ठीक है, किसी की हेल्प करना अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग से अगर होने लगेगी तो बहुत अच्छे लेवल पर फिर पहुंचेगी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक तरीके से पब्लिक के इंटरेस्ट में लिटिगेशन डालना। तो यहां पर इसका मतलब होता है कि अपने लिए नहीं कि हाँ मुझे दिक्कत है इसके लिए पीआईएल डाल दी, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होते हैं, बेसिकली यहां पब्लिक के फायदे के लिए। तो गुजरात हाईकोर्ट में यहां पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा, जो कि हमारी सोसाइटी में टैबू बना हुआ है ना, बेसिकली जो मेंस्ट्रुएशन, जो एक तरीके से जो मासिक धर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो उससे रिलेटेड जो टैबू है उसके रिलेटेड जो यहां पर बेसिकली ऐसी भावनाएं होती है कि यार ये क्या बोल दिया इसके बारे में। जैसे पैडमैन मूवी नहीं थी, तो उस टाइम पर ऐसा माना जाता है कि
कि जो अगर किसी को ये साइकिल चल रही है तो उसको डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से देखा जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है जिस टाइम पर ये साइकिल चल रही होती है। पर बदतमीजों को ये नहीं पता कि इसी की वजह से इंसान पैदा होते हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस है यार। एक कोई किन्नर पैदा हो गया, उसमें उस किन्नर की क्या गलती है अगर उसको गाली देते रहे, ठीक है, वो तो नेचुरली है चीजें, उसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर पेड साइकिल अगर है, ये नेचुरली है, ये होती है तो प्रोसीजर है इस तरीके का। ऐसे थोड़ा ना कि इसकी वजह से तो इंसान पैदा हो रहे हैं। जब पेट में बच्चा होता है, आप लोग भी जब अपनी मम्मी के पेट में थे तो उसके प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर ये चीजें होती हैं, तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं। इवन जो सबसे इरिटेटिंग चीज मुझे लगती है कई जगह जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक या फिर रिलीजियस या फिर एजुकेशनल जगह पर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे घर में भी कई बार बोल देते हैं कि दिया मत जलाना आज, क्योंकि इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो ये गलत चीजें हैं, मुझे पर्सनली गलत लगती है। हो सकता है कईयों को देखे उसके ऊपर आप लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, पर लेकिन वो चीजें जो सोसाइटी में क्रिएट की गई हैं और एक है कि नेचुरली चीजें चल रही हैं, अपने हाथ में तो है नहीं, लड़कों को तो होती नहीं है पीरियड साइकिल, तो इसका मतलब उसको एक्सेप्ट करो क्योंकि वो नेचुरली है। अगर किसी ने क्रिएट कर दिया, जैसे सती प्रथा थी, फालतू की चीज थी, वो सपोर्ट करने लायक चीज ही नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि अपने फालतू की चीजों में क्रिएट कर रखा है। अगर सती प्रथा है तो फिर इसी तरीके से आप लोग इंसानों के वो लोगों की भी प्रथा लेके आओ, अगर उसकी वाइफ मर जाते हैं तो उसको भी चिता में बैठाओ। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा हम लोग को चेंज करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे टैबू हम लोगों ने पास्ट में चेंज किए। तो हाई कोर्ट भी अब यहां पर बोल रहा है, गुजरात हाई कोर्ट, कि हमारी कंट्री में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको यहां पर बेसिकली इस तरीके का जो टैबू है सोसाइटी में उसको हटाना है, ठीक है। अगर कहीं पर वुमेन इंपावरमेंट के लिए लिखने के लिए आता है ना, बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट ये आप लोग वहां पर पॉइंट पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अवेयरनेस फैलानी है, यहाँ पर स्कूल में बच्चों के करिकुलम में इसको इंक्लूड करके चलना है। जो खासकर इस तरीके की जो चीजें हैं ना उसके बारे में तो ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ऐसा ही एक केस आया था जिसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो भी बना रखी है, सबरीमाला टेंपल एंट्री के बारे में, जाकर सर्च कर लीजिएगा। इसमें भी यहाँ पर ये जजमेंट आया था 5 जज की बेंच में, 4:1 से यहाँ पर ये जजमेंट आया था। यानी कि 4 ने बोला था कि वुमेन की एंट्री होनी चाहिए टेंपल में और 1 ने बोला था नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर भी ये पीरियड साइकिल का चक्कर है कि जब तक वुमेन को पीरियड साइकिल आती है तब तक एंट्री मत करना वहां पर, उसके बाद में एंट्री करा सकते हैं। तो ये मेरी राय है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। इवन इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से, अभी मेंस के रिजल्ट भी आने वाले हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस तरीके से। तो ये चीजें माइंड में बिल्कुल क्लियर करके आप लोगों को चलनी है, ठीक है। तो काफी अच्छा लगा था मुझे। इसी के साथ में आइए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं। बड़ी ही प्यारी न्यूज है यार, ये भी इसको भी डिटेल में समझेंगे अच्छे से। बात की जा रही है इंडिया और चाइना के बारे में, हमारे बारे में नहीं है पर इंडिया के चाइना के बारे में, पर पॉजिटिव न्यूज है। तो पॉजिटिव न्यूज किसी के भी बारे में वो अच्छी होती है। तो इंटरनेशनल जो लूनार रिसर्च स्टेशन है, जिसको ILRS आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा यहां पर चाइना और जो रशिया के द्वारा बोला गया कि ऐसा एक स्टेशन जो है यहां पर ये मून के सरफेस पर बनाएंगे। यहां पर ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में सुना होगा। जैसे ये वीनस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। मून आप लोग देख लीजिए, यहां पर ये हमारे चंदा मामा है, ठीक है इसको आप लोग देख सकते हैं यहां पर, ये चंदा मामा हो गए पुराने, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, तो ये आप लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखने को मिलेगा। बेसिकली यहां पर लोगों को भेजा जाता है, पहले उनको तैयार किया जाता है किसी भी स्पेस में कोई मिशन अगर चलाना होता है तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप लोग यहां पर देखते हैं। तो पूरा ये स्पेस स्टेशन है यहां पर, तो ये इसके तरीके से यहां पर सिस्टम तैयार करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये गूगल पर जाकर आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, हाउ टू यूज गूगल मैप बाय वीर। तो आप लोगों को सारी डिटेल में चीजें बता रखी है मैंने, बस सर्च ही नहीं करते आप लोग, सबसे पहले क्वेश्चन पुट करने लगते हैं। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर लेटरल एंट्री के बारे में बता दो, सर्च तो करो एक बार, लेटरल एंट्री बाय वीर आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो चीजें सर्च कर लिया करो, उसके बाद में अगर नहीं मिलती है तो फिर आप लोग उसको बोलो मुझे आके, ठीक है। पॉलिटी के बारे में कहीं भी कोई भी डाउट है तो वो टॉपिक लिखो और बाय वीर सर्च कर लो, ठीक है। तो सारे आप लोगों के सामने चीजें खुल के आ जाएंगी। इसी के साथ में अगर बात करते हैं तो दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, तो दोनों कंट्री कोऑपरेट करेगी स्पेस के मिशन के लिए। रसिया जो है वो पार्ट है यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, जो कि हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट माना जाता है इस पर यहां पर, ठीक है। तो सिंगल लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है यहां पर लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर। तो यहां पर लोगों को भेजा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा सुनीता विलियम का नाम, कई सारी ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको भेजा जाता है यहां पर। तो भेजा जाता था इस तरीके से, आज की डेट में भी कई सारे लोग यहां पर काम करते हैं। इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन की बात की जा रही है, जो कि दोनों कंट्री यहां पर मेहनत करेंगे। लूनार का जो मतलब होता है ये चांद से होता है बेसिकली, तो लूनार के सरफेस पर या फिर उसके ऑर्बिट में मिलकर काम करने वाले यहां पर, तो या तो ऑर्बिट में जाएंगे या सरफेस पे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ढंग से एक तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे चांद के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन, तो कई सारी जो टेक्निकलिटीज है, ठीक है, कई सारे जो ऑब्जर्वेशन है, तो इनको देखने को मिलेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में उनको ढंग से यूटिलाइज किया जा सकता है। अब यहां पर आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, कई सारे मिशन में आप लोगों को बताऊंगा चांद के बारे में, तो सुनिएगा ध्यान से।
सबसे पहले जो बात की जा रही है अपनी कंट्री से स्टार्ट करते हैं, तो बात की जा रही है चंद्रयान 3 के बारे में। तो चंद्रयान 2 के बारे में मैंने आप लोगों से पहले ही बात की थी। चंद्रयान 2 जो है यहाँ पर ये ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो भी बनाई जा चुकी है। चंद्रयान 2 में हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कराने की बात कर रहे थे। देखिए एक तो होता है हम लोगों ने कोई मिशन छोड़ा, इस तरीके से जा और वो धड़ाम देने से गिरा और टूटा और फूटा और साइड में हो गया। एक होता है कि ऐसे आराम आराम से जाकर लैंड कर गया और सतह पर रखा गया और फिर उसमें से यहाँ पर एक रोवर निकला, ठीक है। तो इस तरीके से ये लैंडर था, लैंड करा, उसमें से रोवर निकला, फिर वो सतह पर घूम रहा है मजे में गाना गाते हुए तो इस तरीके से यानी कि आराम से। पर लेकिन हमारा क्या था, सॉफ्ट नहीं लैंडिंग करवा पाए हम लोग, वो हार्ड लैंडिंग हो गई, एकदम जाकर फटा वहां पर और सारा चूर चूर हो गया हमारा लैंडर जो था। ऑर्बिटर तो घूम रहा है, तो आधा मिशन सक्सेस हो गया और आधा मिशन फेल हो गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो चंद्रयान 3 अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग कराने की, तो ये एक अच्छा मिशन आप लोग बोल सकते हैं। तो इंडिया का है ये लूनार यानी कि चांद के लिए। दूसरा इंडिया के बारे में अगर बात करें, हम लोग अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की भी बात करें लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर, तो इससे क्या रहेगा और अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर पाएंगे रिसर्च के स्टडी के पॉइंट ऑफ से। तो 5 से 7 साल में हम लोगों का ये टारगेट है, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको नासा आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा यहां पर आर्टेमिस करके एक प्रोग्राम है, यहां पर ये याद रखिएगा। इनका टारगेट ये है कि नेक्स्ट मैन और फर्स्ट वुमेन यानी कि एक अगला और आदमी और एक औरत पहली जो कि चांद पर भेजी जाएगी 2024 में। तो ये नासा का टारगेट है, ठीक है। अपोलो, अच्छा चलिए मैं नहीं बताता, आप लोग बताइए। नील आर्मस्ट्रांग जो गए थे फर्स्ट मैन, जो यहां पर चांद के ऊपर जो कदम रखा था, उनके साथ में एक और पर्सन गए थे, उनका नाम आप लोगों को बताना है, सेकंड पर्सन। और जिसके थ्रू ये गए थे अपोलो के आगे क्या था, 1 2 3 4 5 क्या था यहां पर, ये जिसके पर्टिकुलर जिससे ये गए थे यहां पर ये, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का यूएई का जो मिशन है यहां पर 2024 तक का, मून का, इनके चांद का, चंदा मामा का, ये है राशिद, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखते हैं। और जो मिशन था इनका अभी मंगल ग्रह के लिए, वो याद रखिएगा होप मिशन था, तो वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो होप मिशन था इनका मंगल ग्रह के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक इसके बारे में हो गई बातें। चैंग ई4 जो है यहां पर, ये है चाइना का मिशन, जो आप लोग याद रखिएगा, ये मून के एक्सप्लोर करने के लिए। और चैंग ई5 जो है ये भी चाइना का ही है यहां पर, मून को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये अलग अलग साइड पे है, तो ये तो फार साइड एक तरीके से मून पर जाएगा और ये दूसरी साइड में जाकर मटेरियल को कलेक्ट करेगा। अगर मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊं, जैसे कि 1 सेकंड, जैसे मून के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने जैसे मून आ गया यहां पर। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आप लोग यहां पर मिशन जाकर उतार रहे हैं इस साइड में, थोड़ा सा और जूम करते हैं 1 सेकंड, अब आप लोग देखिए, ठीक है। तो कुछ लोग मान लीजिए इस साइड में आकर यहां पर अपना मिशन उतार रहे हैं, कुछ लोग मान लीजिए इस साइड में आकर अपना मिशन उतार रहे हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग एरिया को, सरफेस को चेक करने की कोशिश की जा रही है इसके बारे में, मून के बारे में, तो अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई सारी चीजें होगी इसी के अंदर। एक तो इंडिया, एक तो चाइना और रशिया के बारे में जान लिया, और कौन कौन सी कंट्री के जो मून के मिशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, तो कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेशनल न्यूज की ओर। बड़ी ही प्यारी सी न्यूज है यार, ढंग से समझेंगे। मिड डे मील के बारे में बात की जा रही है। मिड डे यानी कि दिन के मध्यम में, जैसे आपने कहते दोपहर को, तो मिड डे मील यानी कि दिन के बीच में, मील यानी कि खाना। तो ये एक स्कीम है हमारी कंट्री में। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है हमारी पार्लियामेंट की, कई सारी कमेटी होती है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी डिटेल में। कमेटी किस लिए बनाई जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट देखिए 3 बार मिलती है पूरे, अगर बात करें 3 सेशन होता है पार्लियामेंट के, बजट होता है, इसके साथ में फिर आप लोग मॉनसून और फिर विंटर, तो 3 सेशन जो होते हैं उसमें इतना टाइम नहीं होता है कि डिटेल में चीजों को समझे। तो बैकग्राउंड में पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है वो काम करती रहती है, जो मुद्दे पर ढंग से डिटेल में। तो उसी कमेटी के द्वारा जो बेसिकली अभी रिकमेंड किया गया कि फ्री ब्रेकफास्ट भी होना चाहिए। और रीजन क्या है, देखिए कोविड-19 के चलते वैसे ही काफी खस्ता हालत हो गई है, बहुत सारे लोग जो है गरीबी रेखा की ओर नीचे चले गए हैं, और हमारी कंट्री में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लाई गई है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो ये सारी चीजों को सुधारने की बात की जा रही है, ओके। तो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है यहां पर ये बात की जा रही है कि प्रोवाइड कराएगी फूड, एक न्यूट्रिशन फूड, ताकि जो बच्चे हैं जो कि घर में ढंग से खाना भी नहीं मिल पाते हैं, उनको खाना मिल सके। इससे क्या रहेगा, मॉर्निंग में अगर उनको अच्छा खासा ब्रेकफास्ट मिल जाएगा तो उनकी एनर्जी जो है वो अच्छी रहेगी। पता चला घर से भूखा आ गया, दोपहर में खाना मिल रहा है, तो ये एक अच्छा एक शुरुआत आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फंडिंग की। तो फंडिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलने लगती है। तो इसके बारे में क्या चीजें की जाए, तो देखिए पैसा जो है, अगर कुछ भी स्टार्ट करना है उसके लिए बेसिक नीड तो पैसे की पड़ेगी। अभी अगर आज के दिन में आप लोग भी बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दो, तो आप लोगों को भी टेबल चेयर लानी पड़ेगी, ठीक है। उसी के साथ में एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, बच्चों को थोड़ी बहुत किताबें भी देनी पड़ेगी, अगर आप लोग अपना फ्री में अगर पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मिनिमम कॉस्ट रख रहे हैं उससे आप लोग खर्चा निकाल सकते हैं। तो ये कई तरीके से बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसके तो बारे में काम करना ही पड़ेगा। तो फंड की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और फंडिंग के बारे में बात करें तो मिड डे मील के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, सेंटर का जो एक्सपेंडिचर होता है। ब्रेकफास्ट को अगर एडिशन कर देते हैं तो 4,000 करोड़ रुपए और लगेंगे यहां पर, तो टोटल मिलाकर 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत यहां पर पड़ेगी, ठीक है।
पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो फंड था बजट में अभी कट कर लिया गया 5,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी कट कर लिया गया, तो अब कहां से पैसा आएगा? तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मिड डे मील जो स्कीम है यहां पर एडिशनल फंड कहां से लेकर आएंगे? तो मिड डे मील जो स्कीम है यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। और हमारी कंट्री में इसको स्टार्ट किया गया था कब? इसको स्टार्ट किया गया था 1995 यानी कि 1995 में। तो बहुत पुरानी स्कीम चली आ रही है, इनके पुराने जमाने का जेलर है। तो इस तरीके से बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। और सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर का मतलब होता है सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करें। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है कि सेंटर ओनली अकेला पैसे दे रहा है वहां पर ये, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। अगर इसके बारे में आप लोग बात करिए, जो मिड डे मील चल रही है ये 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और खासकर 1 से लेकर 8वीं की क्लास तक आप लोगों ने सुना होगा कि ये चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। एक मूवी थी, मैंने आप लोगों को उसके बारे में लिंक भी शेयर किया था मैंने टेलीग्राम पर भी आप लोगों को, मैडम गीता सद मैडम गीता मूवी थी, ठीक है? तो उसमें ये कई सारी चीजें ऐसी दिखाई गई हैं, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। एक और अभी मूवी मैंने शेयर की थी जिसमें जूही चावला और एक और जो बेसिकली ओबीसी के एजुकेशन के ऊपर ही थी, चौक डस्टर, ठीक है? उसमें दिखाया गया है जो खाना मिलता है वहां पर, बेसिकली ये सारी चीजें दिखाई गई है वहां पर। और एक और मूवी मैंने शेयर की थी अभी जो फूड डिपार्टमेंट के बारे में दिखाया गया, तो वहां पे भी जो लड़की है वो टीचर है एक स्कूल में, तो वो वहां पर खाना खा रही है। कई बार खाने में कॉकरोच मिल जाते हैं, ऐसी चीजें भी दिखाई जाती है। तो ये रियलिटी है, तो उसको और अच्छे लेवल पर इंप्रूव हम लोगों को करना चाहिए। तो ये भी कुछ बातें हैं जो कि आप लोग ऐसे अगर आप लोग चाहें तो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी मूवीज भी देख सकते हैं। और इवन इनके बारे में आप लोग लिख भी सकते हैं कि हाँ हम लोग को सोसाइटी में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, इसके ऊपर मूवीज बनानी चाहिए, रेडियो के प्रोग्राम बनाने चाहिए। कुछ मूवीज के नाम भी आप लोग लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहें उसको कनेक्ट कर बस थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि लिख कुछ और रहे और वहां पर मूवी ठूस दी जाकर, ऐसे नहीं होता, ठीक है? तो एक फ्लो में जो चलती है ना राइटिंग, तो उसमें आप लोगों को फ्लो में बीच में उसको डालना होता है ताकि वो इसमें एडजस्ट हो जाए अच्छे से, ठीक है? जैसे कि अगर बात करें, अगर आप लोग जैसे कि मान लीजिए अगर मिक्स वेज आप लोगों ने बना रखी है तो उस पर हल्का सा जो नहीं कहते हरा धनिया डाल दो तो फ्लो में मजा आ गया, ठीक है? उस तरीके से पता नहीं कि खा रहे हैं कुछ और डाल दिया कुछ और लागे तो दिक्कत हो जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो भुखमरी को और जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है बच्चे उसको दूर करेगा, दूसरा इंक्रीज करेगा एनरोलमेंट। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे हैं यार जो खाने की वजह से ओनली आते हैं यहाँ पर, ठीक है? स्कूल में अटेंडेंस उनकी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, खाने के बहाने पढ़ने आएंगे और उसी के बहाने खाने के बहाने स्कूल में आएंगे, उसी बहाने पढ़ाया जाएगा। और हो सकता है कुछ बच्चों का इंटरेस्ट आ जाए तो आगे उनकी जिंदगी तो सवरेगी, उनकी फैमिली की भी जिंदगी सवर जाएगी। इसी के चलते जो सोशलाइजेशन जो बढ़ेगा, एक तरीके से जो कास्ट को लेकर जो चीजें रहती है ना हमारी सोसाइटी में, कई बार क्या रहते हैं मिड डे मील जो स्कीम रहती है उसमें बोलते हैं कि लोअर कास्ट का कोई पर्सन खाना नहीं बनाएगा। यार एक इंसान है उसमें कास्ट आप लोगों ने डाली है, वो पैदा इंसान ही हुआ था। तो लोअर कास्ट और अवर कास्ट की जो चीजें है ना ये इतनी घटिया लगती हैं, आज के दिन भी कई जगह देखने को मिलती हैं। तो इनसे थोड़ा ऊपर उठेगी सोसाइटी समाज, देखते हैं कब तक उठता है। इसी के साथ में इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा ग्रास रूट लेवल पर, खासकर वुमेन के लिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए मैक्सिमम वुमेन रखी जाती है स्कूल में, तो ये भी एक अच्छी चीज बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है इंपॉर्टेंट यहां पर, ये बात की जा रही है यहां पर एग मार्क के बारे में, ठीक है? ये तो मैंने आप लोगों से कल शेयर भी किया था। ये एग मार्क के बारे में जब बात करते हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। कई सारी जब चीजें आप लोगों को जो लगता है ना मुझे इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है? मान लीजिए मैं कुछ पढ़ रहा हूं और मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको टेलीग्राम पर शेयर करते रहता हूं बीच बीच में, ठीक है? तो आप लोग वहां पर कनेक्ट रहिए, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे तो आप लोग कई सारी चीजें मिलती रहेंगी। एग मार्क जो एक तरीके का सर्टिफिकेशन होता है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। एग मार्क एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है? तो इससे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां पर एग मार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? यहां पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो एग मार्क है यहां पर ये सर्टिफिकेट होता है बेसिकली कि किस तरीके से हम लोग को चीजों को आगे लेकर चलना है उसके बारे में यहां पर बताते हैं। तो इसमें क्या क्या रहता है, ये स्टैंडर्ड जो होता है वो अप्रूव किया जाता है जो बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा। ये ऑफिस जो होता है यहां पर एग्रीकल्चर जो है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो एग मार्क जो था ये इफेक्टिव किया गया था हमारी कंट्री में 1937 में, फिर अमेंड किया गया 1986 में, जिसके चलते यहां पर एक क्वालिटी मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है ताकि कोई मिलावट चीजों में न देखने को मिले। तो इसी के चलते जो प्रोक्योर करना है, टेस्टिंग करनी है या फिर कोई और भी चीजें जैसे आप लोगों को लेकर चलनी है, ठीक है? तो इसको ढंग से काम को किया जाएगा और स्कूल को मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बात की जा रही है, तो सारी चीजों को मेंटेन रखने की कोशिश की जाएगी। तो ये पूरा एक न्यूज का पूरा आर्टिकल आप लोगों को कवर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं जो कि स्टेट के बारे में है। ये भी बड़ी प्यारी न्यूज है। इनर लाइन परमिट के बारे में बात की जा रही है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ILP बोलते हैं। इनर लाइन परमिट का मतलब क्या है?
यानी कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें इनर लाइन परमिट आप लोगों को लेना पड़ता है, यानी कि वहां पर एंट्री करने के लिए आप लोग ऐसा नहीं है कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी आप लोग वहां पर नहीं जा सकते हैं, आप लोगों को वहां पर जाकर एंट्री लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। उन एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। कई बार तो सिक्योरिटी के स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ये एरिया इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, कई और भी सारे मुद्दे होते हैं। तो अगर इनर लाइन परमिट के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर एक है नीति वैली ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अभी बाढ़ वगैरह आप लोगों को देखने को मिलती, उन्हें जो हिमस्खलन देखने को मिला था। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है निलांग वैली ऑफ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, तो ये आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर चीजें देखने को मिलेगी। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है अभी हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी को कि भाई साहब ये जो आप लोगों ने लगा रखा है ना इनर जो लाइन परमिट इसको हटा दो, इसकी वजह से हमारे यहां पर टूरिज्म घट रहा है। अगर आप लोग इसको विड्रॉ कर लेंगे खासकर इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो ये यहां पर जो टूरिज्म की एक्टिविटी है वो हम लोग और अच्छे लेवल पर बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा कि नीति वैली जहां पर कि नीति वैली ऑफ कहां पर है, नीति वैली कहां पर है। ठीक है, फिर बोलोगे सर क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। आप लोग बोलोगे कि सर बताया नहीं, बताया था आप लोगों ने ढंग से सुना नहीं, सुना तो फिर रिवीजन किया नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखिए, तो फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आएगा, तो भाई साहब यहां से बन गया क्वेश्चन कि नीलांग वैली क्या है। तो नीलांग वैली आप लोगों को पता है पर लेकिन बताई, पर लेकिन फ्लो में आप लोग भूल गए। तो इस तरीके से याद रखिए जो ILP है यहां पर ये एक तरीका जो मूवमेंट के बारे में बात करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि यहां पर नहीं आएगा, फॉर्मल परमिशन लेनी पड़ेगी तब आप लोग वहां पर जा सकते हैं। और आज के डेट में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के अंदर जो इनर लाइन परमिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं यहां पर, एक है उत्तरकाशी, दूसरा है पिथौरागढ़ और तीसरा है चमोली। तो ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इनर लाइन परमिट आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो पिथौरागढ़ है स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, एक सेंसिटिव एरिया भी माना जाता है क्योंकि चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पिथौरागढ़ है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये हो गया नेपाल और ये हो गया चाइना। ठीक है, तो यहां पर कहीं आप लोगों को पिथौरागढ़ देखने को मिलेगा इन दोनों के बॉर्डर पर। तो ये बेसिक पर्पज ये रहता है कि हाँ इस तरीके से अगर किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर आप लोग जा रहे हैं तो यहां पर इस तरीके से आप लोग आसानी से वहां पर जा रहे हैं, तो इस तरीके से वहां पर परमिशन लेनी पड़े क्योंकि कल को कोई दिक्कत न देखने को मिले। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ और बातें अगर जानेंगे यहां पर तो निलोंग जो वैली है उत्तरकाशी, ठीक है, इनर लाइन एरिया ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो नीति वैली है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लगभग 360 मीटर जो नीति विलेज है यहां पर ये बेसिकली जो जोशीमठ जो इन चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, तो ये माना जाता है कि लास्ट एक पॉपुलेटेड एरिया है हमारी कंट्री का, चाइना बॉर्डर आ जाता है उसके बाद में, तो इसका मतलब बिल्कुल एंड में जाकर चीजें हो गई। ठीक है, तो ये है इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। और हमारी कंट्री में अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर आप लोग बात करिएगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो कई सारे एरिया, मिजोरम हो गया, कई सारे एरिया में जो इनर लाइन परमिट की बात की जाती है, नागालैंड वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। मणिपुर में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मणिपुर की गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। तो कई सारे ऐसे इशू हैं हमारी कंट्री में इनर लाइन परमिट को लेकर। ठीक है, तो ये बेसिकली कहीं स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ से तो कहीं कोई और इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो टेलीकॉम कंपनीज के बारे में बात की जा रही है। टेलीकॉम कंपनी की होती है, कौन सी होती है, जैसे जो आप लोग जो सिम खरीदते हैं ना, कोई जियो का खरीद लिया, कोई एयरटेल का खरीद लिया, तो टेलीकॉम कंपनी का काम होता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा अभी यहाँ पर बेसिकली अमेंडमेंट किया गया लाइसेंसिंग, यहाँ पर एक न्यू नॉर्म लाए गए हैं जो कि 15 जून से इंप्लीमेंट हमारी कंट्री में किए जाएंगे। ये न्यू नॉर्म्स क्या है यहाँ पर, तो मार्च 2021 में यहाँ पर जो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या है, बेसिकली किसी पर्टिकुलर पर्पज में, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आप लोग बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे तो मैं आप लोगों के लिए यहां पर आप लोगों को एक बोर्ड ला कर दूंगा जिस पर आप लोग उनको पढ़ा सकते हो। जिन बच्चों को आप लोग पढ़ाओगे उन बच्चों के लिए मैं किताबें आप लोगों के पास में भेज दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैं बेसिक छोटी छोटी चीजें जो हेल्प कर सकता हूं वो हेल्प मैं कर दूंगा। तो मेरा पर्पज क्या होगा, एक तरीके से ये होगा कि काम आप लोग करोगे पर मैं बैक एंड में आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक तरीके से इंसेंटिव हो गया एक तरीके का, अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट जो है वो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगी, पर लेकिन गवर्नमेंट के पास से पैसा कहां से आएगा, वो आएगा टैक्स से। अगर गवर्नमेंट के पास में पैसा टैक्स से अगर ढंग से इकट्ठा नहीं होगा तो कैसे वो इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगी। तो बेसिक फंडा क्या है कि गवर्नमेंट जो है पैसा देगी, यहां पर कहीं और से पैसा इकट्ठा कर रखा होगा जो भी, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है उसको आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है और कैसे सेल्फ रिलायंस करने की कोशिश की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये और एरिया में भी इसको कोशिश की जा रही है, जैसे कि डिफेंस हो गया और नेशनल सिक्योरिटी हो गया। तो आज की डेट में हम लोग जिसके टेलीकॉम में तो काम कर रहे हैं, और डिफेंस अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो टेलीकॉम के, अगर आज के डेट में आर्मी बात करें तो आर्मी भी हमारी यूज करती है।
जो टेलीकॉम सेक्टर को, ठीक है, एक नेटवर्क को मेंटेन रखने के लिए। इसी के साथ में जो इक्विपमेंट है ऑलरेडी उनको मेंटेन करना है, अपग्रेड करना है, उससे रिलेटेड जो ऑलरेडी एग्रीमेंट है वो तो ऐसे चलता रहेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, पर लेकिन आगे से अगर नया कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आएगा तो उसके ऊपर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो टेलीकॉम कंपनी जो है यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट है अगर यूज किया जाना है तो सबसे पहले तो हमारी कंट्री में जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, ये ऑथोरिटी यहां पर उसको देखेगी कि भाई साहब ये जो प्रोडक्ट आप लोग ला रहे हैं क्या है हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, तो उसके बाद में चीजें निकल कर आएगी। ट्रस्टेड टेलीकॉम प्रोडक्ट जो है, ट्रस्टेड टेलीकॉम इक्विपमेंट सोर्स अगर बात करें यहां पर तो ये काफी क्रिटिकल होता है। अगर बात करें हमारी आर्मी यूज कर रही है, पता चला चाइनीज प्रोडक्ट है तो चाइना की सारी चीजें हमारी कंट्री के बारे में पता होगी, पता चला कल को चाइना के साथ में लड़ाई होगी तो हम लोग फिर बोलेंगे ये क्या हो गया यार, ये तो नहीं कहते एल की बार इतने में रल की एक लोकल लैंग्वेज में वर्ड यूज किया जाता है कि काम खराब हो गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो नेशनल साइबर जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है ये बेसिकली यहां पर इन चीजों को देखेगा ये कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ट्रस्टेड है और कौन सी नॉन ट्रस्टेड है। तो ट्रस्टेड जो है बेसिकली कंपनी उसी को यहां पर ये सप्लाई दी जाएगी और ये हेड की जाती है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा, ठीक है। तो ये कमेटी रहती है इसके द्वारा हेड की जाती है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, जो चाइनीज कंपनी है टेलीकॉम कंपनी इक्विपमेंट की इसके ऊपर डिपेंडेंसी है, जैसे हुआई होगी, ZTE होगी, तो इनसे हम लोग पीछे छूटेगा और अपनी ही कंट्री के जो प्लेयर हैं वो एक अच्छा रोल प्ले यहां पर कर पाएंगे। तो मुझे तो बड़ी प्यारी न्यूज लगी, बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को कैसी लगी तो अच्छी न्यूज थी। आगे बढ़ते हैं, सोशल इशू के बारे में बात कर लेते हैं। सोशल इशू में यहां पर सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली देखिए हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे देखे होंगे नॉर्मेडिक जो लोग होते हैं। नॉर्मेडिक क्या होते हैं, आज यहां है कल को कहीं और पहुंच गए, तो इस तरीके से इनको डीनोटिफाइड नॉर्मेडिक, सेमी नॉर्मेडिक कम्युनिटी भी बोलते हैं, जो कि एक नहीं कहते कि बंजारे टाइप में कि आज यहां पे कल को कहीं और पहुंच गए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखते हैं, जैसे सड़कों पर भी आप लोग कई बार जाते हैं तो कई लंबी लंबी कतारें सड़कों पर, अपनी एक गड्डी रहेगी, उसी गड्डी में उनका सारा सामान रहेगा, खाने पीने का सारी चीजें, आज यहां कल को कहीं और पहुंच गए वो अपनी गड्डियों को लेकर। तो जो इस तरीके के लोग हैं इनके बारे में बात की जाती है कि किस तरीके से इनके डेवलपमेंट के बारे में बात की जानी है। तो इनके डेवलपमेंट के लिए यहां पर एक बोर्ड है जिसको बोलते हैं बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नॉर्मेडिक सेमी नॉर्मेडिक कम्युनिटी। तो इसके लिए यहां पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया यहां पर एक वेलफेयर डी नोटिफाइड नॉर्मेडिक और सेमी नॉर्मेडिक के लिए 2019 में। तो वेलफेयर जो बोर्ड है यहां पर ये 3 साल के लिए बेसिकली ये बनाया गया, आगे चलकर इसको 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। हमारी कंट्री में 1500 के करीब जो नॉर्मेडिक और सेमी नॉर्मेडिक हमारी कंट्री में ट्राइब है और लगभग 198 के करीब डीनोटिफाइड ट्राइब है हमारी कंट्री में, जो कि लगभग 15 करोड़ के करीब जो इंडियन है अकॉर्डिंग टू यहां पर रैंकिंग कमीशन के, यानी कि 15 करोड़ हमारी कंट्री में ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके की कम्युनिटी के अंदर में आते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रैंकिंग कमीशन हमारी कंट्री में आया यहां पर रैंकिंग कमीशन 2008 में, उसके द्वारा यहां पर एक एस्टिमेशन लगाया गया था। अब ये इस डेटा जो दिया गया ये इस कमीशन के द्वारा दिया गया। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे कोई डायरेक्ट तो आप लोग बोलोगे कहां से क्वेश्चन है और बोलोगे सर ने बताया नहीं, सर ने बताया था आपने रिवीजन नहीं किया, ठीक है। तो रैंकिंग कमीशन यहां पर आप लोग देखते हैं तो यहां पर जो ट्राइब है वो सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से बैकवर्ड रहती हैं, क्योंकि बेचारे आज यहां पे कल को कहीं और पहुंच गए अपनी रोजी रोटी के चक्कर में। तो ह्यूमन राइट के भी इशू इनको कई बार झेलने पड़ते हैं, कई बार मार धाड़ होती है, तो वो भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस तरह की सिचुएशन निकल कर आती है। तो सबसे बड़ा जो इश्यू है आज के डेट में, जो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप लोग जाओगे तो यहां पर इनको बेसिक चीजें भी नहीं मिल पाती है। जहां पर वे रह रहे हैं पानी नहीं मिल पा रहा है, शेल्टर रहने की जगह नहीं मिल पाती है, आंधी तूफान बारिश आती है, ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटी साफ सफाई नहीं रह पाती है, जिसके चलते ना तो हेल्थ और ना ही एजुकेशन इनके बच्चों को मिल पाती है ढंग से, तो बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग देखिए, अगर पुराने टाइम में थोड़े जाओगे, बाबा आदम के जमाने की बात अगर थोड़ी सी करूं आप लोगों से, तो अंग्रेजों के जमाने के जो जेलर थे, यानी कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज एक तरीके से कई जगह तो इतने इरिटेट कर देते हैं ना, मतलब मन करता है कि उठा के ना बिल्कुल नहीं कहते कि बिल्कुल टुई लाल कर दिया पीट पीट कर। इनके द्वारा क्या किया गया था, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए इनको क्रिमिनल कैटेगरी में डाल दिया गया था। यानी कि ये पैदा अगर हो रहे हैं तो पैदा होते ही इनके ऊपर क्रिमिनल का ठप्पा लगा दिया गया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के थ्रू। यहां पर ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया ब्रिटिश रूल के टाइम पर। इस तरीके की जो कम्युनिटी है उनको सबको ही क्रिमिनल की कैटेगरी में डाल दिया गया। हालांकि देश आजाद हुआ 1952 में, इसको हटाया गया और डीक्रिमिनलाइज किया गया, सारी चीजों फालतू की नोटंकी इनके द्वारा की गई थी, तो इसके चलते चीजें आगे बढ़ी। तो इसका मतलब ये था उस टाइम पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस है इनको क्रिमिनल की तरीके से ही देखते थे कि हाँ ये हरामी पीस है, कुछ ना कुछ गलत किया हो गया, चाहे वो हो चाहे ना हो। तो ये इस तरीके से कंडीशन बन गई थी। तो गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी वेलफेयर की स्कीम चलाई तो जाती हैं पर रियलिटी में चल नहीं पाती हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है, परमानेंट सेटलमेंट ही नहीं है। आप लोगों के पास में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपके घर का एक परमानेंट पता है जहां पर आप लोग कुछ भी बनवा सकते हैं अपना, ठीक है।
इनके पास में कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है, ना तो रेशन कार्ड है ना कोई आधार कार्ड है। लैक ऑफ सिक्योरिटी कवर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई मिलता ही नहीं है। कोई राज्य इनको एससी कैटेगरी में रखता है तो कोई ओबीसी में रखता है, और कहीं रख लो फैसिलिटी तो आप लोगों को फिर भी नहीं देनी है क्योंकि आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। तो ये दिक्कत काफी देखने को मिलती है नॉर्मेडिक ट्राइब के लिए। तो इसके बारे में पूरी बात की गई है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कमीशन का नाम जरूर याद रखिएगा, कुछ बातें इसके बारे में और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, आप लोगों के राज्य में अगर इस तरह की ट्राइबल कम्युनिटी कहीं ज्यादा है तो आप लोगों से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सर इनको आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक जगह रुकते नहीं है। तो उसका वो सोल्यूशन निकाला जाए, इनको कोई ऐसा रोक कर इनको कोई जॉब वगैरह प्रोवाइड कराए। फिर आप लोग बोलोगे कि सर जॉब तो हमें नहीं मिल रही, इनको कहां से प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि इस तरीके की कंडीशन बनी हुई है कंट्री के अंदर। तो बहुत सारे इशू हैं, चलिए जो भी है, पर हल्का सा आइडिया जरूर होना चाहिए। एग्जाम में ये ना लगे कि यार ये कहां से आ गया, ठीक है, तो वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। साइंस एंड टेक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एग्जाम में जब बैठोगे ना, एग्जाम में याद आऊंगा, पर लेकिन दिक्कत एक रहेगी, आप लोग लगे यार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो क्या रहती है, कमी आप लोग की हमेशा रिवीजन की रह जाती है। रिवीजन में अगर थोड़ी सी आप लोग हिम्मत लगा लेंगे ना तो सारी चीजें आप लोग की नैया पार हो जाएगी। ओके, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, तैरता हुआ मतलब पानी के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगा दिया, तो उसके बारे में भी बात की जा रही है। इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यहां पर, जो कि लगभग 100 मेगावाट का है, ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तेलंगाना के। तो तेलंगाना में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और तेलंगाना में पेद्दापल्ली जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप लोगों को नजर आएगा। हमारी कंट्री का जो टारगेट था 2022 तक का, ये था कि 175 गीगावाट आप लोगों को इंस्टॉल करना है। अभी टारगेट बढ़ा दिया गया, ये टारगेट याद रखना, ये टारगेट बढ़ाकर 2030 तक का कितना कर दिया है, 450 गीगावाट कर दिया गया है। तो ये याद रखना, आगे का टारगेट है यहां पर, ये 450 गीगावाट है। और यहां पर अगर बात करें तो 100 गीगावाट जो है यहां पर, ये इसमें सोलर इंस्टॉल करनी है कैपेसिटी। ऑल्टरनेटिव देखिए क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे बड़ी तो दिक्कत यहां पर ये, ऐसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो लैंड है यहां पर, ये लैंड बेस लगाई जाती है चीजें, और लैंड अगर लैंड जो एक तरीके से वैसे ही लोगों के पास में आज के दिन में नहीं बच रही है, तो काफी इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो लैंड बेस है उसका अलग तरीके का पैटर्न है, और यहां पर इसको पानी के ऊपर लगाया जा रहा है। तो लार्ज जो मेजर जो रिजर्वायर है कंट्री में, वहां पर इनको लगाया जा सकता है। सदर्न रीजन में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, जहां रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं, फ्लोटिंग मेथड की। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। हमारी कंट्री में जो यहां पर रामागुदम, ये एक आप लोगों को प्लांट देखने को मिलेगा, थर्मल पावर प्लांट रिन्यूएबल सोलर एनर्जी के ऊपर यहां पर एनटीपीसी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। 2023 तक का कंप्लीट किया जाएगा, 447 मेगावाट का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कमीशन किया जाएगा 2023 तक का। रिन्यूएबल एनर्जी जो है, पावर जो बेसिकली देखने को मिलेगा। तो दिक्कत क्या आती है, चैलेंज कहां आते हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स भी आप लोग याद रखते हैं, कहां पर क्या क्या दिक्कतें आती है। लैंड एक्वाइजेशन, लैंड खरीदना सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आज के दिन में आप लोग लैंड खरीदने जाओगे तो आसमान छूती है लैंड, कोई जमीन खरीदना आसान काम नहीं है, और प्रोजेक्ट के लिए लैंड खरीदनी है तो फिर और दिक्कतें, बड़ी बड़ी लैंड चाहिए उसके लिए। ग्रिड कनेक्टिविटी, लैंड लगा दी तो फिर ग्रिड की कनेक्टिविटी, बिजली तो आप लोगों ने एक तरीके से पैदा कर ली, पर लेकिन बेचोगे कैसे उसे, वो रहेगा। रेगुलेशन कई सारी टफ रहती है अलग अलग राज्य के अंदर, तो वो और दिक्कत निकल कर आती है, पर लेकिन फायदे भी कई सारे हैं। तो इसका मतलब ये कि देखिए फायदे के बेस पर चलना चाहिए। आप लोगों को पॉलिटी पढ़ने के बाद में कितना फायदा हो रहा है और इंडियन ईयर बुक पढ़ने के बाद में कितना फायदा हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कहां पर कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। बेनिफिट क्या क्या है, जो सबसे अच्छे बेनिफिट तो मुझे ये लग रहे हैं कि देखो यार, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने का, खासकर देखिए आज के में जो जमीन है ना, जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो नॉर्मल जमीन तो अवेलेबल रहती नहीं है वहां पर, तो इस तरीके से आप लोग फ्लोटिंग यहां पर पानी के ऊपर इनको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते एक अच्छा एक सिस्टम यहां पर मिल जाएगा। तो लैंड जो है नॉर्मली तो फार्म के लिए यूज कर सकते हैं, कोई और दूसरा कंस्ट्रक्शन काम कर सकते हैं, पर लेकिन इसको पानी के ऊपर लगा दीजिए आप लोग, नदी नाले नहर जो भी आप लोग को देखने को मिले। जो वाटर की बॉडी है इससे क्या रहता है, कूलिंग इफेक्ट भी रहता है। तो कूलिंग इफेक्ट होने की वजह से, यानी कि अगर आप लोग कोई ऐसा सोलर पैनल लगा रहे हो और उसके नीचे पानी है, तो इससे चलते इसकी जो परफॉर्मेंस है ये मानते हैं कि 5 से 10% बढ़ जाती है। तो ये एक अच्छी बात और देखने को मिलेगी। पानी का जो इवेपोरेशन होता है वो भी यहां पर नहीं हो पाएगा, और इसी के साथ में जो एल्गी जो ब्लूमिंग होती है, एल्गी ब्लूमिंग क्या होती है, इस तरीके से आप लोग काई नहीं जम जाती है, उसमें इवन जो जीव जंतु रहते हैं ना वो भी मरने लगते हैं बेचारे। तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है एनटीपीसी के बारे में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ही बोलते हैं इसको। 1975 में बनाई गई थी, ये जो हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं। तो ये किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट की गई, जो कंपनी के तहत यहां पर ओन की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में होगी। आइए अब कुछ और प्यारी प्यारी सी बातें कर लेते हैं। बात की जा रही है यहां पर स्पेस के बारे में, और स्पेस भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। तो इसरो के द्वारा जापान के साथ में मिलकर, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। इसरो क्या हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जापान क्या हो गया यहां पर, जापान ये एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जिसको जाक्सा आप लोग बोलते हैं। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन, लूनार कॉर्पोरेशन, और इसी के साथ में ये सैटेलाइट जो नेविगेशन, अलग अलग फील्ड में दोनों कंट्री मिलकर काम करने वाले हैं।
जापान, अगर मेरे से कोई पूछे ना अपनी कंट्री के बाद में सबसे फेवरेट कंट्री कौन सी है, तो वो है जापान। टाइम को लेके इतने डेडिकेटेड आदमी यार, अपनी कंट्री को लेके इतने डेडिकेटेड आदमी यार, सीखा जा सकता है इनसे कुछ कि अपनी कंट्री के लिए क्या डेडिकेशन इंसान के अंदर होना चाहिए। प्रॉब्लम के साथ में जूझना सीख गए लोग। इतने ज्यादा भूकंप आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सुनामी वगैरह ये सारी चीजें चलती रहती हैं, साइक्लोन वगैरह, चुटकियों में खड़े हो जाते हैं भाई साहब प्रॉब्लम आने के बाद में लाइफ में। एक ऐसा इंसान है कि प्रॉब्लम हमारी लाइफ में पड़ा हुआ है, रो रहा है पूरी जिंदगी से, यार मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, यार मेरा ऐसे मेरे साथ ही कोई सारी चीजें हो रही हैं। ये सोचो कि सॉल्यूशन क्या निकालना है उसका। और प्रॉब्लम जब भी आती है ना, आप लोग का एक नया वर्जन, तो आईफोन का 12 वर्जन निकाल के लेके जाएंगे, और फिर इस तरीके से तो दिक्कतें आती हैं तो उनको गले लगाओ, क्योंकि वो आप लोग को इंप्रूव करने के लिए आई हैं, वो आप लोग को दबाकर मारने के लिए नहीं आई हैं। अगर दिक्कतों के नीचे दबना स्टार्ट कर दोगे तो फिर जल्दी ही जिंदगी जो है वो समाप्त कर लोगे। तो इनसे लड़ना सीखो। सॉल्यूशन सोचोगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखोगे तो सॉल्यूशन दिमाग में आएंगे, और नेगेटिव थॉट रखोगे तो हमेशा नेगेटिव चीजें आएंगी। तो स्पेस जो बेसिकली सिचुएशनल अवेयरनेस, इसी के साथ में प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम भी देखने को मिलेंगे दोनों कंट्री के बीच में। राइस जो क्रॉप है, इसी के साथ में जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, सैटेलाइट डेटा के थ्रू इसके ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा। तो इंडिया और जापान का ज्वाइंट लूनार पोलर जो एक्सप्लोरेशन है, जिसको LUPEX बोला गया है, ठीक है। तो ये लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, तो याद रखिएगा दोनों मिलकर काम करेंगे। इसमें लैंडर भी रहेगा और रोवर भी रहेगा, चांद की सतह पर उतारेंगे 2024 में, ठीक है। तो मिलकर चलेंगे, देखते हैं कितना अच्छे से हम लोग पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात कर लेते हैं पॉलिटी के बारे में। तो कुछ पॉलिटी की जो बात की जा रही है, पॉलिटी भी है, थोड़ी सी आप लोगों को सोशल जो अवेयरनेस भी देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में भी एक वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, इसमें बात की जाती है हमारी कंट्री में एक नए रूल आए जिनको बोला इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड 2021। 2011 के रूल थे, उनको बेसिकली और इंप्रूव वर्जन निकाला गया ताकि सोशल मीडिया जो है, जैसे हमारे जैसे जो चैनल वगैरह है, उनको भी टैकल किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। OTT, तो यहां पर OTT जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजन हो गया, ये सारे जो है आप देखने को मिलते हैं, प्राइम वीडियो वगैरह, ये सारी चीजें, तो ये सारे प्लेटफॉर्म है, इनको अंडर कंट्रोल लाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसको केरला हाई कोर्ट के अंदर यहां पर अभी इसको चैलेंज किया गया कि बोला जा रहा है कि ये गलत है। यहां पर हमारी कंट्री में अगर फंडामेंटल राइट पर आप लोग जाओगे तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आप लोग को देखने को मिलेंगे, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो अनुच्छेद के अंदर आते हैं, तो उसके चलते यहां पर बोला गया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यहां पर ये, ठीक है। तो कंप्लेंट कई सारी यहां पर देखने को मिली, तो कई सारी बातें बोली जा रही है। एक तो बोला जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन किया जा रहा है यहां पर हमारी कंट्री में। जो सेक्शन 69 IT है यहां पर, उसके बारे में बात करें या फिर इसके बारे में बात करें, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाते हैं। दूसरा बोला गया जो ओब्लिगेशन यहां पर मैसेजिंग की, वो एक बोला गया है कि यहां पर आप लोग क्या करना है कि ट्रेस करना है ओरिजिनेटर इंफॉर्मेशन को कौन ओरिजिनेट कर रहा है, और फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। मान लीजिए मैंने कोई हैशटैग चलाया कि हैशटैग कोई करना है, ठीक है, तो हैशटैग चलाना है, जैसे कि अभी चले थे ना कि मोदी रोजगार दो, कोई ऐसा हैशटैग चलाया, तो ये जो हैशटैग चलाया गया किसके द्वारा चलाया गया, तो पहले उसको पकड़ो, पकड़ने के बाद में फिर उसको ठीक करो कि क्या हरकतें कर रही है। तो एक तरीके से ये चीजें की कोशिश की जा रही है। अगर ट्विटर पर किसने हैशटैग चलाया, ये हैशटैग अगर ट्विटर जो है वो न बताए किसने चलाया तो पता नहीं चलेगा उसका, तो बहुत सारे ऐसे हैशटैग चलेंगे। तो अगर किसी का पता चल रहा है कि किसने हैशटैग चलाया, तो इससे फंडामेंटल राइट और प्राइवेसी का भी हनन हो रहा है। तो ये भी बातें बोली जा रही है। और केएस पुत्तस्वामी केस आया था हमारी कंट्री में 2017 में, उसमें बोला गया आधार जजमेंट भी जिसको आप लोग बोलते हैं, प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, लेकिन रियलिटी में क्या फंडामेंटल राइट को हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं। तो इसके चलते यहां पर ये अभी मुद्दा है निकलकर, तो देखते हैं क्या क्या बातें निकल कर आती है सामने। तो कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी। एक और यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, जो साइड में जो लाइव चैट आती है, जो मॉर्निंग में उठकर वीडियो देखते हैं यार, जब वहां पर कई बार मैसेज पढ़ता हूं बैठकर, तो एक देख कई सारे बच्चे तो पढ़ने के मूड में रहते हैं, पर एक आधा बच्चा ऐसा आ जाता है जो पढ़ने के मूड में नहीं रहता है, ठीक है। मुझे बुरा लगता है जब मैं ब्लॉक करता हूं, ठीक है। ऐसी हरकतें मत किया करो यार, क्योंकि अंदर से अच्छा फील नहीं होता ये सारी चीजें करते हुए। यार टीचर हो आप लोग, बच्चे हैं, पढ़ाने आए हो यहाँ पर, तो फालतू में उल्टी सीधी चीजें क्यों करते हो। अगर किसी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्यों गाली गलौज करते हो। कई सारे अच्छे बच्चे दिखने लगते हैं, तो मजबूरन मुझे ब्लॉक करना पड़ता है एक माहौल बनाने के लिए। तो प्लीज ऐसी बातें मत करो, और फिर अनब्लॉक करने के लिए मुझे बहुत अंदर सेटिंग में जाना पड़ेगा, तो इतना मेरे पास टाइम होता नहीं है। तो एक बार अगर ब्लॉक कर दिया तो फिर समझो कि नैया पार हो गई, दूसरी आईडी बना के आना फिर, और फिर हरकतों करोगे तो फिर ब्लॉक हो जाओगे। तो इसलिए कोशिश करो कि प्लेटफॉर्म जो सही है सही रखो। फेसबुक पर हो चाहे, अगर कोई गलत तरीके कोई काम कर रहे हैं उसको तुरंत आप लोग रिपोर्ट करो, ठीक है। टेलीग्राम पर अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो देखिए यार, मैं आप लोगों के लिए पढ़ा सकता हूं। आप लोग बोलो कि सर सबके ऊपर ध्यान भी रख लो, आप लोग सारी चीजें मेरे से करवाओगे, तो देखिए एक इंसान के ये सारी बस की बात नहीं होगी, ठीक है। इतने सारे मेल भी पढ़ने हैं, इतने सारे मैसेज आप लोग, इतने सारे कमेंट, वीडियो भी बनानी है, सारी चीज समझ रहे हैं आप लोग। तो ये सारी चीजें में थोड़ा सा आप लोगों को कोऑपरेशन चाहिए कि आप लोग भी थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से भी ऐसा मोमेंट बना के रखें कि मुझे इन सब चीजों के ऊपर फोकस ही ना देना पड़े, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए तो है यार ये, अगर आप लोग इनको एंजॉय नहीं करेंगे इस तरीके से, उन्हें कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उस मछली को साइड में रखो। कोई ऐसा पर्सन है, तुरंत आप लोग मुझे मैसेज सेंड करो, तो
तो उसको जल्दी से जल्दी ब्लॉक किया जाएगा अगर कोई ऐसी गंदी हरकतें करता है तो, ठीक है। तो ये आप लोगों का परिवार है, आप लोगों को मेंटेन रखना है। जितना परिवार बढ़ता चला जाता है ना, कई सारे ऐसे तत्व देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब कम सब्सक्राइबर थे तब ऐसी चीजें नहीं थी, आज के में जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं तो ऐसे भी लोग आते हैं। चलो कोई नहीं, जो वो नहीं कहते कि एक तरीके से चीजें बढ़ती हैं तो ये सारी चीजें आती हैं, पर लेकिन अगर जो पुराने लोग देख रहे हैं वो नहीं कहते कि ओल्ड इज गोल्ड, तो अगर कोई नया आता है तो उसको समझाओ कि यहां पर कैसा माहौल है, ठीक है, ताकि पढ़ाई का माहौल मेंटेन रख सके और आप लोग भी उसको अच्छे से एंजॉय कर सको। तो ये आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बाकी तो आप लोग समझदार है, समझाने वाली कोई बात ही नहीं है यार। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, देख लेते हैं। ये 2 वीडियो जरूर देखा करो, पूरा करंट अफेयर एक तरीके से उंगलियों पर हो जाएगा, जैसे उंगलियां चाटोगे फिर, ठीक है, करंट अफेयर की भर भर के। शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने देखी काफी अच्छे से, इसी के साथ में 4 जो न्यूज थी शॉर्ट न्यूज थी हमारी, फिर एक एक कर हम लोगों ने लॉन्ग न्यूज देखी। इंटरनेशनल न्यूज में काफी डिटेल में समझा, चाइना, इंडिया और अपनी कंट्री की और कई सारी कंट्री की बातें जानी। मिड डे मील भी काफी डिटेल में हम लोगों ने समझी, इसी के साथ में इनर लाइन परमिट के बारे में जाना, इसी के साथ में हम लोगों ने इकोनॉमी के बारे में, टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड कुछ चीजें जानी, क्या क्या बातें की जा रही है। सोशल इशू में ये कैसा लगा इसके बारे में आप लोग बताइएगा, ये किस तरीके से सोसाइटी को सुधारा जा सकता है। टेक्नोलॉजी में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में हम लोगों ने बातें जानी। स्पेस के बारे में मैंने आप लोगों से बात करी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें पॉलिटी के बारे में, केरला हाईकोर्ट से रिलेटेड कुछ चीजें डाली, और बाकी तो आप लोगों ने शानदार तरीके से लेक्चर देख ही लिया, ठीक है। तो अच्छा लगता है अगर इस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए। चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को पोर्टल का नाम बताना है, और यहां पर किसके द्वारा ये एप्लीकेशन बात की जा रही है कि मिनिमम वेज तो कम से कम प्रोवाइड करो, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है जो चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं, और फिर दूसरे मिनिस्टर के बारे में, किस कंट्री के साथ में ILRS, यहां पर ये इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन जो चाइना के साथ में मिलकर काम कर रहा है। नासा के बारे में बात की जा रही है, कब तक का इनका मिशन है और मिशन का नाम क्या है, यहां पर किसके लिए, ये चांद के लिए, चंदा मामा पर जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में आप लोगों को बताना है, तो UAE, ठीक है। तो काफी अच्छा लगता है जब आप लोग देखिए सुबह को इतने सारे बच्चे उठ जाते हैं ना, एक अंदर ही मोटिवेशन रहता है, फिर तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन इतना आ जाता है कि ऐसा मन करता है पढ़ाता रहूं। फिर तो मैं, अगर मेरे पास PPT पड़ी रहे ना, पता नहीं क्या क्या पढ़ा डालूं मैं। कुछ नहीं, चलो यार काम तो करने का बहुत मन करता है कई सारे, पर कुछ लिमिटेशन है, एक इंसान की ना लिमिटेशन आ जाती है कुछ बीच में। चलिए जो भी है, पर जो करो अच्छा करो यार, जितना करके जाओ ना उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, करंट अफेयर पढ़ाऊंगा ना तो आकर मुझे ये नहीं बोलोगे कि सर करंट अफेयर सही नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो जो करता हूं वो अच्छे से करो, ठीक है। जो पढ़ लिया ना वो ऐसा होना चाहिए कि बस मजा आ गया बस पढ़ के, ठीक है। तो अगर बात करें कौन सी मिनिस्ट्री आप लोगों को बताना है, मिड डे मील स्कीम के बारे में कब लॉन्च की गई थी, कहां पर ये देखने को मिल रहा है नया बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट जो NTPC के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, और यहां पर LUPEX हमारी कंट्री किसके साथ मिलकर ये काम कर रही है। बड़े ही प्यारा न्यूज था। आइए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। ये जरूर सुन के जाया करो यार, 24 घंटे के अंदर एक रिवीजन हो जाता है ना, मजा आ जाता है, फिर लंबे समय तक याद रखोगे। बोलना मत फिर बोलोगे क्या हो गया सर, तो ऐसे मत बोलना, अभी रिवीजन कर लो। इंदिरा साहनी केस कब का है ये आप लोगों को बताना है। 50% रिजर्वेशन की बात की गई थी, इसको रिव्यू किया जा रहा है अभी नीति आयोग के द्वारा और RMI के द्वारा। ये मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग के बारे में बात की। फाइनेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब लार्ज स्केल पर कुछ चेंज करना होता है, ठीक है। तो पैसा नहीं होगा तो कैसे चेंज होगा, इतने सारे व्हीकल हैं कैसे चेंज करोगे, चार्जिंग स्टेशन कैसे लगाओगे, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। यूनियन मिनिस्टर के बारे में आप लोगों से बात करनी है, तो लोकसभा के बारे में बात की जा रही है। तो लोकसभा में इन्फॉर्म किया गया यहां पर बेसिकली एग्रीकल्चर वोल्टेज टेक्नोलॉजी के बारे में, कुसुम के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, ठीक है। इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा मैत्री सेतु यहां पर किस कंट्री के साथ में और कौन सी रिवर पर लॉन्च किया गया ये आप लोगों को बताना था। कनेक्टिंग टू थ्राइव चैलेंजिंग एंड द अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन एंड ईस्टर्न साउथ एशिया के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि इंडिया और बांग्लादेश कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, ये बात बोली जा रही है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है इसके बारे में आप लोगों को बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर है। कौन सा आर्टिकल संविधान में सेस के बारे में बात करते हैं। एक बच्चे के द्वारा पूछा गया सर सेस को एक बार फिर से बता देना, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को फिर से दूंगा। अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में बात की जा रही है, इसको अवार्ड दिया गया सोइल से रिलेटेड। कौन सा अवार्ड है, और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया, ये कहां पर लोकेटेड है। तो आंसर जान लेते हैं एक बार। इंदिरा साहनी का केस है 1992 का, याद रखेगा। यहां पर रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के बारे में बात की जा रही है, RMI के बारे में याद रखेगा। ये मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं। कुसुम की फुल फॉर्म है यहां पर कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, जो एग्रीकल्चर वोल्टेज टेक्नोलॉजी, यानी कि खेतों में सोलर लगा दो किसानों की बल्ले बल्ले, ठीक है। मैत्री सेतु के बारे में बात की जाए तो बांग्लादेश इंडिया फेनी रिवर के ऊपर है यहां पर। ये यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा बात की जा रही है कि कैसे आप लोग यहां पर इंडिया और बांग्लादेश मिलकर ट्रांसपोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हैं। BBIN के बारे में डिस्कस किया था ना मैंने आप लोगों से, BBIN की फुल फॉर्म बताइए जरा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। जो कौन है मिनिस्टर यहां पर
हर्षवर्धन साहब यहाँ पर मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ में कंफ्यूज कर गया मैं इसको कल, ठीक है। तो याद रखिएगा वो स्मृति ईरानी जी के अंडर में है। आर्टिकल 270 है यहाँ पर जो सेस के बारे में बात करता है, अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा फिर से। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है यहाँ पर इसको अवार्ड दिया गया है। ये यहाँ पर किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोयल ये डे है बेसिकली 2020 अवार्ड दिया गया और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। रोम में है। सेस क्या होता है बेसिकली आप लोग ये समझिए, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों की जो इनकम है, कोई आप लोगों की इनकम है एक्स, ठीक है। उस इनकम पर आप लोगों का टैक्स लगा, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, वो लगा आप लोगों का 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए इनकम टैक्स लगा। अब मान लीजिए इस पे सेस लगा दिया कि 2 रुपए इन्वायरमेंटल सेस लगना है, 2 रुपए नहीं सॉरी 2%, ठीक है। तो 100 का 2% यानी कि 2 रुपए इन्वायरमेंट में जाएगा वहां से, या फिर कोई भी और एजुकेशन में जा सकता है वो। तो जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है और वो टैक्स किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए होता है तो उसको सेस बोलते हैं। एक सरचार्ज भी होता है। सरचार्ज क्या होता है, वो कहीं पर भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सेस और सरचार्ज में डिफरेंस होता है कि सेस जो लगता है वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, और सरचार्ज जो होता है वो आप लोगों को, ये टैक्स के ऊपर टैक्स तो ये भी लगता है सरचार्ज भी, पर लेकिन सरचार्ज को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं आप लोग ले जाकर, पर लेकिन सेस वहीं पर यूज किया जाएगा जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो लगा है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर एंजॉय किया तो कमेंट बॉक्स से जरूर बताना और वीडियो को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी 10 मिलियन, 1 मिलियन करना है, 10 मिलियन बोल दिया 1 मिलियन का परिवार करना है हम लोगों को। तो जल्दी से जल्दी इसको जितना ज्यादा शेयर आप लोग कर सकते हो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप लोग दे सकते हो। तो सपोर्ट जरूर करो चीजों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा पहुंचे। और ये 2 वीडियो देखते रहिए और यहां से पीडीएफ सारी डाउनलोड आप लोग करते रहिए टेलीग्राम पर, कोई दिक्कत नहीं है, सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाती है, तो उसको जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। ओके।